चलो गुड मॉर्निंग। चैप्टर कौन सा था? चैप्टर नंबर 6। क्या नाम है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नो नहीं है भैया, 10 तारीख। चैप्टर नंबर 6, इनका नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? हिंदी में कहते हैं प्रेरण। क्या कहते हैं हिंदी में? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब विद्युत चुंबकीय। प्रेरण का मतलब क्या होता है? प्रेरण थोड़ा थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके अंदर देखो छोटी सी बॉल है, हम लोग को रात में दिखती नहीं थी। बताओ बताओ। जैसे वो जो फोटो लगी है ना, वो क्या है? आपके लिए एक प्रेरणा है ना। तो आपको उनसे क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। मतलब आप उन्हें भले टच नहीं कर सकते, उनसे साक्षात बात नहीं कर सकते हो, है ना, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बातों से प्रभावित होकर आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? आप उनके जैसा बनना चाहते हो कि हाँ उनकी कुछ क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाए। है बात नहीं ऐसा? इसी को कहते हैं प्रेरण। क्या कहते हैं? तभी तो बहुत महान लोग कई लोगों की प्रेरणा होते हैं। आई बात समझ? अब यहीं पर वहीं कहानी यहाँ पर भी लग जाएगी। प्रेरण का मतलब होगा कि हम किसी कंडक्टर में बिना टच किए उसमें करंट पैदा करा देंगे। है ना मजे की बात? ठीक है, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा बेटा, बिना कर्म के कुछ होता नहीं ना, कर्म करना पड़ेगा। तो ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है, समझना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को बेटा हिंदी में कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहते हैं? आप चाहो तो हेडिंग लिख लेना, मैं सिर्फ इंग्लिश में लिखूंगा, बोलता रहूंगा। चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था ना, फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा पढ़ा था ना, सेम टू सेम वैसे ही है मैग्नेटिक फ्लक्स। बस यहाँ पर आ जाएगा क्या? बी आ जाएगा, ई की जगह क्या हो जाएगा? वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या पढ़ा था? किसी भी एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। बस वहां विद्युत क्षेत्र हटा के क्या लगा दो? चुंबकीय क्षेत्र। क्या लगा दो? नहीं समझ में आया? एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे वहां था वैसे यहाँ पर भी है। तो अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी हो अंग्रेजी में तो हम क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे तब मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली। अब ध्यान समझो जरा। हमने एक बेटा बना लिया मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे समझ लो। एक लाइन खींच दो, तुम समझ जाओगे ना। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत ढेर सारी हमने एक बना दी ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है। और ये हमने बना दिया कोई क्या? क्षेत्रफल, कोई एरिया है, कोई इमेजिनरी एरिया है जिसका यूनिट वेक्टर किधर है? ऐसा है, यूनिट वेक्टर या फिर एरिया वेक्टर कह लो, परपेंडिकुलर ऐसा है। और ये कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ? हमने जो एक इमेजिनरी एरिया लिया है वो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? नहीं समझा? एरिया का यूनिट वेक्टर या फिर डायरेक्शन वेक्टर कह लो, चाहे नॉर्मल वेक्टर कह लो, लंबवत सदिश चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। आई बात समझ? तो इससे गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? सीधे सीधे हम फॉर्मूला बोलेंगे, फाई इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? बी ए कॉस थीटा। क्या आप लोगों को इसके पीछे कहानी जानी है आखिर कैसे हो रहा है कि ये फॉर्मूला आखिर कैसे आ गया? फाई इज इक्वल, इसको फाई बी कह देना क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर कोई मुझे बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ तो क्या बताओगे? हाँ पूछोगे सर मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहे हैं या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहे हैं, सीधे मत चालू हो जाना, ठीक है। तो अगर देखोगे यहाँ से हमें चाहिए क्या होता है भाई? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एक बना लो ट्रायंगल टाइप का, क्या बना लो? हमें ये चाहिए क्योंकि जितनी इधर से गुजरेंगे ऐसे वाला, तो ये कंपोनेंट क्या होगा? कॉस थीटा होगा ना। जो थीटा के साथ एंगल होता है क्या बनाता है? कॉस थीटा। एरिया इसका ए से मल्टीप्लाई कर दो, बी कॉस थीटा इंटू ए कितना आ जाएगा? 5b इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। नहीं समझे? थोड़ा थोड़ा है, चल कोई बात नहीं, जितना भी है वो भी ठीक है। अब इसकी कुछ कंडीशंस वगैरह होंगी, है ना। इसकी यूनिट क्या होगी किसी को पता है? वेबर होती है। क्या होती है? एसआई यूनिट होती है इसकी वेबर, और सीजीएस होती है मैक्सवेल। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? वेबर, और सीजीएस होती है, हाँ अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई, तो एसआई यूनिट क्या होगी? ये होगी वेबर और ये होगी क्या? मैक्सवेल। ठीक है, पूरा लिखो, डन।
अब इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। क्या केसेस हो सकते हैं भाई? यहाँ से हम ये प्लेट घुमा सकते हैं ना, प्लेट मतलब ये एरिया घूम सकता है ना, मतलब एंगल बदलेगा। तो इसके कुछ केसेस देखो कैसे बनेंगे। जैसे हमने फॉर्मूला लिखा फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, है ना। केस समझना कैसे बनेगा। पहला केस ये हो सकता है कि हमारा थीटा कितना हो जाए बेटा 0 डिग्री, या थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, और या फिर थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री, है ना। इन सभी चीज़ों का मतलब क्या है, तुम बस इसको घुमाओ, ठीक है। मार्कर वैसे अच्छा है, थैंक यू। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उधर की तरफ ना, सब में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बना लो, ठीक। अब थीटा 0 डिग्री करना है, थीटा कितना करना है, ये लंबवत सदिश है ना, मतलब ये प्लेट एकदम ऐसे हो जाएगी, ऐसे प्लेट खड़ी हो जाएगी तो ये थीटा 0 हो जाएगा ना, मतलब समझ पाए। चुंबकीय क्षेत्र भी उधर है और नॉर्मल वेक्टर भी उधर, ये सेम डायरेक्शन। नहीं समझाया? हाँ बोल दे यार, नहीं बोलोगे? नहीं आएगा तुमको तो हाँ बोलने में कोई दिक्कत है? क्यों? खाना पीना नहीं खाई हो क्या? अरे नहीं, कुछ लोग होते हैं अपनी मम्मी के लिए व्रत भाई। ये देखो इधर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये कैसा हो जाएगा, एकदम सीधा आ जाएगा ना, मतलब ये सिचुएशन ये वाली है, समझ गए। और यहाँ पर इधर घूम जाएगा पूरा, डन। अब ये कितना है 180 और ये है 90 और यहाँ पर कितना बना 0 डिग्री, ठीक। अब हम बोलेंगे क्या, इसमें देखो फ्लक्स की डायरेक्शन और नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन सेम है ना, तो जो फ्लक्स यहाँ से मिल रहा होगा हमें फाई इज इक्वल टू बी ए मिलेगा ना, फाई इज इक्वल टू, क्योंकि 0 पे मान कितना होता है कॉस का 1, तो क्या बोलेंगे फाई इज इक्वल टू सर बी इंटू ए। इस पे अब देखो इस एरिया में से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगी ना, ऐसे समझो। मैग्नेटिक फील्ड इधर क्यों जा रहा है, और तुमने प्लेट बार बार मैं बोल रहा हूँ एरिया ऐसे रख दिया है, तो इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी? नहीं होगी, नहीं पास होगी, इसका मतलब फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर फ्लक्स कितना आएगा कॉस मैग्नेटिक की वैल्यू -1 ना, तो फाई इज इक्वल क्या बोलेंगे माइनस का बी ए। अब इनका भी एक स्पेशल नाम होता है, इनका भी एक स्पेशल नाम। अब देखो ये पॉजिटिव मिल रहा है ना, इसको मैक्सिमम फ्लक्स कह सकते हो या पॉजिटिव फ्लक्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इसको मैक्सिमम फ्लक्स कह सकते हो, मैक्सिमम फ्लक्स या पॉजिटिव फ्लक्स। क्यों कह रहे हैं पॉजिटिव फ्लक्स, कोई बता सकता है? पॉजिटिव फ्लक्स इसलिए है क्योंकि सेम डायरेक्शन में है ना, एरिया की तरफ आ रहा है, एरिया में आ रहा है, ठीक है। अब ये इसको क्या बोलोगे 0 फ्लक्स, क्या बोलोगे 0 फ्लक्स या फिर शून्य फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलोगे? हाँ मिनिमम फ्लक्स या सबसे बेहतर हम बोलेंगे नेगेटिव फ्लक्स। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद होता है आपका एक फैराडे का एक्सपेरिमेंट। किसका? फैराडे का एक्सपेरिमेंट। आपको ये तो पता चल गया ना फ्लक्स क्या होता है, सीधे सीधे बता देना। कोई पूछे फ्लक्स क्या होता है, पहले पूछो सर मैग्नेटिक वाला है फिर इलेक्ट्रिक वाला, बोलेगा मैग्नेटिक वाला तो बता देना कि किसी भी यूनिट एरिया से एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स पूछे तो जहाँ चुंबकीय बताया था वहाँ विद्युत कर देना, खाली काम। इस बी को क्या बना दो ई, कंपेयर कर पा रहे हो ना, ठीक। अब बात आती है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। क्या होता है फैराडे का एक्सपेरिमेंट, किसी ने पढ़ा है क्या पहले से? फैराडेज एक्सपेरिमेंट या फिर फैराडेज ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हो, ठीक है। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसी में उन्होंने देखा था क्या इंड्यूस्ड करंट। क्या देखा था? इंड्यूस्ड करंट कह लो या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ कह लो। क्या मतलब था? तो सर अभी ये जो आपने फ्लक्स दिखा है इसका क्या मतलब है, कहीं पर इसको यूज करेंगे? बिल्कुल यूज करेंगे। फैराडे ने देखा कि जब किसी क्लोज्ड सर्किट में या किसी क्लोज सर्किट से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी बंद कुंडली से बद्ध, क्या बोलेंगे बद्ध यानी कि लिंक्ड, है ना, क्या
चुंबकीय फ्लक्स में चेंज किया जाता है तो उस क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। क्या फ्लो होने लगता है? बिना बैटरी के, है ना। अब ये ऑब्जर्वेशन कैसे किया उन्होंने, अभी हम आपको दिखाते हैं। तो आपको इतना तो पता ही होगा बार मैग्नेट क्या होता है, कॉइल क्या होता है ना। तो इनके एक्सपेरिमेंट के 3 फोटो बनेंगे। कितने फोटो बनेंगे? 3 फोटो बनेंगे। पहला फोटो, ये हमने बल्ब बना दिया ना बेटा, बल्ब नहीं है बेटा, ये एक सर्किट है, ठीक है। दूसरा वाला, जरा उधर कोई सूचना दे दो, बाढ़ आ रही है। टंकी बंद कर दीजिए, मोटर भर गई है, हैं? मैंने बोला पानी बंद कर दीजिए। देखो हुआ क्या, फैराडे ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक क्लोज सर्किट लिया, ठीक है, और इसमें लगा दिया गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया? और फिर इसके पास एक मैग्नेट लेके ले आया। क्या लेके आए? मैग्नेट समझते बेटा? चुंबक। और मैग्नेट का कौन सा पोल लेके आ रहे हैं? नॉर्थ पोल। ये एक्सपेरिमेंट आप साउथ पोल के साथ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे नॉर्थ पोल अच्छा लगता है तो मैं नॉर्थ पोल के साथ करूंगा। क्या आड़े पीछे बनने क्या? उन्होंने देखा, किसने देखा? फैराडे ने देखा। फैराडे ने देखा जब हम किसी बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कुंडली की तरफ लेके आते हैं, कुंडली की, तो इसमें कॉइल की ओर लेके आते हैं, ठीक। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी किधर है? इधर की तरफ है ना। आई बात में, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी ना। हाँ बोलो ऐसे से, समझ रहे नहीं समझ रहे हो? अच्छा, आपको अगर यहाँ से एक चीज दिखानी हो कि फ्लक्स जो होता है, ऐसा समझो जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये ढेर सारी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। वैसे ये वाला सर्किल बड़ा बन गया, बड़ा बराबर, मान लो दोनों सर्किल बराबर है, तो फ्लक्स यहाँ पर ज़्यादा है कि यहाँ पर ज़्यादा है? ए पर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा पास हो रही है, नहीं समझे, और यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स कम पास हो रही है, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स क्या है? कम है। पास में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, ठीक। तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती है? कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब फ्लक्स में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। फ्लक्स में क्या हो रहा है? और इसी फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इस सर्किट में क्या फ्लो होने लगेगी? करंट फ्लो होने लगेगी। बोलो बात नहीं, करंट डायरेक्ट नहीं आती, पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, पहले एक्सपेरिमेंट कर ले तो फिर सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हुआ क्या, इन्होंने देखा कि जब ये नॉर्थ पोल के कॉइल की तरफ लेके आते हैं तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुई है उसकी डायरेक्शन ऐसी है कि ये इसको अपोज कर रहा है। ये इसको, अगर ये इसको अपोज करेगा तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर कौन सा पोल बनना चाहिए? नॉर्थ बनेगा ना बेटा। नॉर्थ कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना। मतलब करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए ऐसी, है ना। नहीं समझा है कि नहीं है? और मान लेते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर था उसमें डिफ्लेक्शन किधर की ओर हुआ? जीरो के राइट साइड में, जीरो के राइट साइड। नहीं समझे? फैराडे ने क्या किया, एक कुंडली ली, उससे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। फिर एक चुंबक के नॉर्थ पोल को कुंडली की तरफ यानी कि कॉइल की ओर क्या किया? मूव किया। तो उन्होंने देखा कि कॉइल में करंट फ्लो होने लगी, जिसकी डायरेक्शन मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में जीरो से राइट के साइड की मान लेते हैं, ठीक है। अभी डायरेक्शन नहीं पता चली हमें, वो बाद में पता चली। जब नॉर्थ पोल को, यही कहानी उल्टी करनी है, जब नॉर्थ पोल को क्या करेंगे? दूर ले जाएंगे, है ना। अभी चुंबक इधर ला रहे थे, चुंबक उधर लेके जा रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स तभी भी होगा ना चुंबकीय क्षेत्र। अब पास में ला, देखो पहले फ्लक्स कम था, पास में रहे तो बढ़ा, दूर ले जाए फिर कम, बढ़ा कम, ऐसे होगा ना। तो जब दूर ले गए हम, कहाँ ले गए? फिर फ्लक्स में चेंज हुआ,
फ्लक्स में चेंज होने की वजह से फिर से इसमें करंट फ्लो करेगा, फिर से इसमें करंट फ्लो करेगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है ना, अब ये कहेगा यार दूर ना जाओ, क्या कहेगा, दूर ना जाने के लिए इसको इसकी तरफ अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। कौन सा पोल बनाना होगा, साउथ पोल। साउथ पोल कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, नहीं समझे, मतलब करंट की डायरेक्शन इस बार कैसी हो गई है, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे और ऐसे, समझ में आई बात नहीं। और जब और इस बार डिफ्लेक्शन उल्टा हुआ, इस बार डिफ्लेक्शन अभी गैल्वेमीटर में जीरो के राइट हुआ था, अब गैल्वेमीटर में जीरो के लेफ्ट हुआ, नहीं समझे। और जब वेलोसिटी जीरो थी, वेलोसिटी क्या थी, मतलब मैग्नेट को और कॉइल को हमने मूव ही नहीं कराया, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो, और जो गैल्वेमीटर का डिफ्लेक्शन था वो हुआ ही नहीं, वो जीरो पे सुई थी, जीरो पे ही रुकी रही। ठीक है, नहीं समझे। अब अगर इसको एक साथ समराइज करके बोलना हो तो हम क्या कहेंगे कि जब किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल को किसी क्लोज सर्किट के पास लाया जाता है, फिर क्लोज कॉइल के पास में लाया जाता है, तो उस कॉइल में करंट पैदा हो जाती है, मतलब कि इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाती है, या फिर करंट इंड्यूस हो जाती है, ऐसे बोलेंगे, जिसकी डायरेक्शन जीरो से राइट साइड होती है, ऐसे बोलेंगे। जिस वजह से डिफ्लेक्शन क्या होता है, जीरो से राइट साइड की होता है। जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, तब इसमें बहने वाली, मतलब इसमें धारा बहती है कुंडली में, जिसकी दिशा पहले के विपरीत होती है, ठीक है। और जब चुंबक को स्थिर रखा जाता है तो कुंडली में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इससे एक बात पता चली, जब तक ये मोशन में था तब तक इसमें करंट फ्लो करी, जैसे ही ये रुक गया वैसी धारा बंद होना, मतलब धारा बहना बंद हो गई। इसका मतलब पता चला हमें कि अगर सर्किट में करंट फ्लो कराना है तो या तो मैग्नेट को और या तो कुंडली को लगातार, हमारे पास दो तरीके हैं। फ्लक्स के मेन काम है, हमें मेन काम ये नहीं कि चुंबक को घुमाना है, मेन काम ये है कि फ्लक्स में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, तो या तो कुंडली रोक लो, चुंबक को आगे पीछे कर लो, है ना, और या तो चुंबक रोक लो, कुंडली आगे पीछे कर लो, चाहे तो दोनों को आगे पीछे कर लो, है। इसे कहते हैं सापेक्ष गति। क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन। इंड्यूस्ड करंट पैदा होने के लिए जरूरी होता है क्या, मैग्नेट और यानी कि फ्लक्स में चेंज होना ना, फ्लक्स में चेंज तब होगा जब क्या बोलेंगे, मैग्नेट और कॉइल दोनों रिलेटिव मोशन में, या तो एक हो या तो दो हो, मतलब या तो दोनों, नहीं समझा। अब अगर इसको हम और गहराई से जानना चाहें तो एक चीज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भैया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स में क्या किया, या तो इससे पहले एक और लाइन लिखना ज़्यादा जरूरी है, अच्छी है, कि रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल, रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल, मतलब कि चुंबक और कुंडली की सापेक्ष गति होगी। अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, या तो कुंडली आगे पीछे हो रही है, या तो चुंबक, या तो दोनों हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या आएगा, चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में परिवर्तन होगा ना, क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और अगर फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो फ्लक्स में परिवर्तन के होने की वजह से ये जो कॉइल है, जो सर्किट है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा जैसे ही ईएमएफ आएगा क्या पैदा हो जाएगी, हाँ, कौन सी करंट, इंड्यूस्ड करंट। हिंदी में क्या बोलेंगे, अगर कुंडली और चुंबक एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होने की वजह से परिपथ में धारा प्रवाह होने लगेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा। क्या बोलेंगे, इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित, इंड्यूस मतलब। अब एक बात, इस पूरे कहानी में क्या इसमें कोई बैटरी लगाई हमने, नहीं, इसको इसमें टच कराया, बिना टच करे काम हो गया ना, हो गया इंड्यूस, नहीं सर, यही तो भी स्टार्टिंग बताया था हमने, डन। अब लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको मिटा दो इधर वाला, लिख लिया ना, अगर रफली लिखना चाहो तो लिख सकते हो लगातार, मिटा रहा उसको। ये हरा वाला थोड़ा थोड़ा परमानेंट है क्या,
डन। अब हम लिखेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दो लॉज हैं, एक तो फैराडे ने दिया, एक क्या फैराडे ने 2 नियम दिए, और दूसरा नियम जिसे हम जानते हैं लेंज लॉ के हिसाब से, है ना। रिकॉर्डिंग लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। विद्युत चुंबकत्व के या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, समझिए। तो 2 साइंटिस्ट थे, फैराडे और लेंज। फैराडे ने 2 नियम दिए। पहले नियम में क्या बताया, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू अ कॉइल induces an EMF across the coil. This law is also known as electromagnetic induction. यानी कि जो फैराडे थे, फैराडे ने पहले नियम में विद्युत चुंबकत्व को ही परिभाषित किया। क्या कहा, अगर किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि चेंज किया जाता है, तो उस कॉइल में इंड्यूस EMF जनरेट हो जाता है। इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, जो चैप्टर का नाम था। नहीं समझा? किसी कुंडली में विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। आया समझे? अभी वही तो कर रहे थे बेटा, कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे थे ना, इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक। सेकेंड लॉ में क्या बताया, द इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द कॉइल। यानी कि उसमें जो EMF प्रोड्यूस हो रहा था वो किसके बराबर होगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर। यानी कि जितना तेज चेंज करेंगे उतना ज़्यादा EMF जनरेट होगा, जितना तेज फ्लक्स में चेंज होगा उतना ज़्यादा उसमें EMF जनरेट होगा। बोलो बात में आ रही है? अच्छा, जो चीज़ हमने नॉर्थ पोल के साथ ली थी, वही चीज़ अगर तुम साउथ पोल के साथ लेते तो सारी कहानी उल्टी होती, तब करंट की डायरेक्शन भी उल्टी होती हर केस में। पहले देखो ऐसे गई थी, साउथ लेते तो ऐसे हो जाती है ना, डिफ्लेक्शन इधर हुआ था तो डिफ्लेक्शन उधर होता, समझ गए ना। तो जब भी आप एग्जाम में लिखोगे तो देख लो कि आप नॉर्थ पोल पास मिला रहे हो कि साउथ पोल पास मिला रहे हो, ठीक है, कोई भी ला सकते हो। डन। और जो हमारा अगला नियम दिया था लेंज लॉ ने, लेंज ने क्या बताया, इसकी डायरेक्शन क्या बताया। तो मोटे मोटे तौर पर हम क्या बोलेंगे, हमारे पास 2 लॉज हैं। पहला नियम किसका है, फैराडे का लॉ, फैराडेज लॉ, फैराडे के नियम। इनका नियम दरअसल किस पे बात करता है, मैग्नीट्यूड पे। किस पे बात करता है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण देता है, समझ गए ना। इनका जो पहला नियम था, फर्स्ट लॉ को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, मतलब उसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर वही बात जो भी थोड़ी देर पहले बताई थी, सेम वही बात है। जब किसी कुंडली से या फिर बंद कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। खत्म कहानी, है ना। जब किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाता है तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस कहानी क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकेंड लॉ में क्या बताया, सेकेंड लॉ में बताया कि आखिर ये जो EMF जनरेट हो रहा है ये होगा क्या। तो क्या बताया, द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स डी फाई बाई, यही क्या बताएगा हमारा, EMF बताएगा, इज इक्वल टू डी फाई बाई। नहीं समझा, ये जो EMF जनरेट हुआ था कॉइल में वो किसके बराबर होगा, फ्लक्स में चेंज रेट के बराबर होगा। मतलब जितना ज़्यादा फ्लक्स में चेंज करोगे EMF उतना ही ज़्यादा होगा। अरे बात में ज़्यादा फ्लक्स में चेंज होने के लिए 2 चीज़, या तो एरिया बड़ा ले लो, है ना, या तो मोशन जल्दी जल्दी कराओ। नहीं समझे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होना चाहिए उसके लिए। कैसा होना चाहिए, ताकि ज़्यादा एरिया कवर करे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाए। डन। एंड इसके बाद दूसरा नियम किसने दिया, लेंज लॉ, जिसे हम कहते हैं लेंज लॉ। जैसे इन्होंने मैग्नीट्यूड पे बात करी ना, पहले में डेफिनेशन दिया, दूसरे में क्या बता दिया, उसका परिमाण कितना होता है। तो लेंज लॉ क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, यानी कि दिशा बताएगा। किसकी दिशा बताएगा, ये जो EMF इंड्यूस हो रहा है इसकी डायरेक्शन कैसी होती है। तो इन्होंने बताया कि किसी भी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसकी दिशा कुछ ऐसी होती है
मानो ये उसी कारक का विरोध यानी कि अपोज कर रहा हो जिससे ये खुद जनरेट हो रहा है। तो देखो वही तुमने क्या था, नॉर्थ पोल पास ला रहे तो कुंडली में यानी कि कॉइल में क्या बना था, नॉर्थ पोल बना था ना, ऐसा लगा था अपोज कर रहा है। फिर जब हम नॉर्थ पोल को दूर लेके जाते तब साउथ पोल बना रहा था, फिर अपोज कर रहा है कि नहीं दूर मत जाओ पास आओ। अपोज कर नहीं दूंगा, अपोज करने का मतलब क्या, अगर कोई पास आ रहा है तो पास ना आने दो, दूर जा रहा है तो दूर भी ना आने दो, है ना। कहीं रिलेट कर रहे हो इसको, ठीक है। तो बस खाली करना क्या है, इसमें निगेटिव लगा लेना, E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई, बोलो बात नहीं, हाँ सबको पकड़ पाए। अच्छा ये कब के लिए है, अगर n टर्म्स होते तो क्या करोगे, मतलब फेरों की संख्या है ना तो यहाँ पर n का मल्टीप्लाई करा दो, तो एक के लिए ना, इफ फॉर n टर्म्स तो E कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस का n डी फाई बाई डी टी, ठीक। इसका यूनिट कोई बताएगा, मार मार के भरता बना देंगे बेटा, EMF है ना, है ना। और मान लेते हैं इसमें भाई, अब जैसे EMF आ गया तो हमने कहा इसमें इंड्यूस्ड करंट भी आएगी, क्या आएगी, इंड्यूस्ड करंट आएगी। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, अगर कुंडली का प्रतिरोध कितना है, R है, मान लेते अभी जो कुंडली थी उसका प्रतिरोध कितना था, तो उसमें करंट कितनी आएगी, I इज इक्वल टू क्या करते हो, V बाई आर ना, V नहीं होता है तो तुम E बोलते हो। अब E को हमने मॉड क्यों लगा दिया, क्योंकि पॉजिटिव हो गया ना, करंट नेगेटिव थोड़ी होती है, तो EMF क्या करो ब्रैकेट में ले लो, नहीं बस नहीं, इसका फॉर्मूला ये है ना तुम्हारे पास, नहीं समझे, अगर लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा, ये N डी फाई अपॉन डी टी और नीचे कितना आ जाएगा R, ये किसका फॉर्मूला है, करंट का। कौन सी करंट, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित विद्युत धारा किसमें प्रेरित हुई है, ये कुंडली में, किसमें हुई है, कुंडली में। सब कुछ समझ में आ रहा है जी, क्या छवि तुमको नहीं आ रहा है, उत्साह नहीं दिख रहा है तुम्हारे अंदर, हाँ ये सब गुटखा खा के आते हैं, विमल बोलो जुआ केसरी। और ये जो हमने ये वाला लॉ है, इसको न्यूमैन्स लॉ भी जानते हैं, न्यूमैन्स के नाम से, ठीक है। अब एक और हेडिंग लिखो, और ये लेंज लॉ है, ये भी लिख लो जरा, कौन छोटा जरा। लेंज का नियम ये जो होता है, ये किस पे, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, हाँ, लेंज का नियम इज बेस्ड ऑन ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, समझ गया ना। बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, डन। अब एक बहुत बढ़िया डेरिवेशन है ना, हेडिंग लिखो जाके, बहुत मस्त एकदम जबरदस्त वाला डेरिवेशन है। हेडिंग है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार परपथ, देखो आप बुक में दे रखे नहीं वाला, लिखो हेडिंग लिखो फटाफट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, देखा, वृत्ताकार पथ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर घूमती एक छड़ से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, छड़ से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, आप लिखो हेडिंग। और क्या, ना लिखो, हमें लिखे देने। हेडिंग है इंड्यूस्ड ईएमएफ
in a rod moving on a circular path in uniform magnetic field B। ए बतिया नहीं तुम लोग, पंचायत तो मैथ क्लास गुल कर दे। यू हेडिंग लिखो, हाँ लिखे दिखाओ। ठीक है, उतारते रहना जो हम लिखेंगे, ठीक है। क्या बोले, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर घूमती हुई एक छड़ से उत्पन्न प्रेरित, इसको लिख लो मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हो गया। इसमें थोड़ा सा तुम्हें ये जूम करना पड़ेगा। मान लो बेटा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है। क्या है, इस तल के, ये बोर्ड के अंदर की तरफ है, ठीक है। और इसमें कोई रॉड है, गोल गोल घूम रही है। कैसे घूम रही है, ऐसे डिंग 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 डिंग। कुछ समझ पाए, ऐसे करके घूम रही है, ठीक। इसकी लेंथ मान लेते हैं कितनी है, एल। कहीं कहीं आर भी लिखी होती है तो घबराना नहीं, ठीक है। रेडियस का काम करेगी ना सर्कल के लिए। इधर जा रही है, इधर जा रही है, किस वेलोसिटी से, डी वेलोसिटी से। मान लेते हैं थोड़ी देर बाद, कितनी देर बाद, ये यहाँ पर आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है, यहाँ, ये यहाँ आ गई। समझ पाए कुछ, हाँ बोल दो। कितना एंगल चली, मान लेते हैं डी थीटा चली। कितना चली, छोटा सा एंगल डी थीटा। रेडियस है, एंगल है, ये आर्क लेंथ है। क्या आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, जब तक मैं उधर साफ करो दिमाग में आ जाए तुम्हारे तब तक। इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझो कैसे होगा। हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर जो हमने लाइन लिखी थी उस पर ध्यान देना। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या जरूरी होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ना भाई। इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ था ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स ही होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास है, कोई बात नहीं इसलिए लिख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास है, हमें क्या निकालना है, एरिया। क्या निकालना है, इसका बस उठा के यहाँ रख देंगे, फ्लक्स में चिन्ह कर देंगे तो ये डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा ना, और इसी को बाद में ई बोल देंगे। कॉन्सेप्ट समझ पाए। तो हमारा टारगेट क्या है, इसका एरिया निकालना। एक बात तो बेटा ये आर्क लेंथ है, ये नाम दे दे, इसका मतलब है ओ, ये ए और ये बी है ना। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का फॉर्मूला बताओ। चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या होती है ना। क्या लिखोगे, चाप बराबर कोण गुणे, कोण कितना है, डी थीटा। डी थीटा इंटू आर्क लेंथ, ये ए बी आ गई हमारी। क्या आ गई, ए बी है, डी थीटा इंटू एल। डन। और अब इसको मैं ट्रायंगल मान सकता हूँ क्या, वैसे तो ट्रायंगल नहीं क्योंकि सर्कुलर पाथ है, लेकिन अगर हम इसको बहुत छोटा समझ लें थोड़ी देर के लिए, हम समझ सकते हैं कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मानने में क्या जा रहा है, तो इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या निकलेगा। इफ मान लेते हैं कि ओ, अरे यार, ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसका 90 डिग्री कहाँ बनना है एंगल का एंगल ए कितना है 90 डिग्री। तो मतलब ये बेस का काम करेगा, परपेंडिकुलर काम करेगा। तो बताओ बेटा, जब हमारे बेस और परपेंडिकुलर होता है तो एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस थीटा। मारो खींच के, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम किसके बारे में बोल रहे हैं, सर्किल का थोड़ी ना बोल रहे हैं, ट्रायंगल ही बना है ना। तो 1/2 बेस कितना है भैया, बेस ये है ना एल, बेस कितना है, हाइट कितनी है, हाइट ये है ना ए बी। हाँ बोलो, लिख दें पूरा क्या, बेस कितना है ओ ए, ओ ए इंटू
1/2 ओ ए कितना है एल इंटू डी थीटा एल ना, तो कितना हो जाएगा देखो डी थीटा एल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ये आया हमारे पास क्या एरिया, एरिया क्या है ये एरिया मतलब क्षेत्रफल। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है फाई का, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, रख दो उसी में, और थीटा कितना होगा 0 हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा अभी बताएं कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये देखो चलो पहले सीख लो जरा फिर बताते हैं। सिंस फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो खत्म। तो फाई कितना मिला हमारा बी ए मिला ना, फाई क्या मिला बी ए, और ए अभी तुम निकाल के लाओ, ए कितना है हमारा डी थीटा एल स्क्वायर अपॉन, नहीं समझे आ रहा है सभी को ठीक। तो हमारे पास फाई आ गया, फाई कितना आ गया हमारे पास बी डॉट एल स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा, ये है ना। अब बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला जानते हो क्या तुम, ईएमएफ का फॉर्मूला नहीं जानते हो, E इज इक्वल टू डी फाई बाई थीटा, वही तो लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, देखो E इज इक्वल टू वी नो दैट E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, फाई का वैल्यू ये है ना, इधर वाला मिटा दो इसको, E इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ कितना है देखो ये है ना, सॉरी ये वाला बी एल स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा है ना, नहीं समझे मत फाइव नहीं समझा हाँ। या अगर इसको हम थीटा भी ले लेते, जैसे हमने डी थीटा लिया ना, अगर थीटा ले लेते तो यहाँ पर थीटा हो जाता, नहीं समझे। तो ई बराबर क्या हो जाएगा बी एल स्क्वायर बाई 2 कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, ये डी थीटा है ना, इसी का डिफरेंशिएशन करोगे डी बाई डी टी ऑफ थीटा। आप इसको वैसे डी थीटा ना लेके थीटा ले लो, रीजन भी क्योंकि फिर उधर बाद में फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो गड़बड़ आ जाएगा। थीटा एल क्या हुआ डन, इधर भी कर लो इसको थीटा इंटू एल। तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है बताओ, ये कोणीय संवेग में परिवर्तन है ना, कोणीय वेग में परिवर्तन क्या बोलते हैं इसको ओमेगा, अरे कोण में परिवर्तन हो रहा है ना, क्या बोलोगे इसको बी एल स्क्वायर अपॉन 2, इसको हम बोलेंगे ओमेगा। हमारे पास फॉर्मूला आ गया क्या 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो डी थीटा अपॉन डी टी है इसको हम कहते हैं ओमेगा। अगर यहीं पर हमारा डी एक्स अपॉन डी टी होता तो हम लिखते भी, नहीं समझे। कोणीय विस्थापन की दर कोणीय चाल, रेखीय विस्थापन की दर रेखीय चाल, रेखीय वेग, नहीं समझाया एकदम गाने। ओमेगा क्या है कोणीय वेग। अब ओमेगा के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं तुम्हें पता होगा ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है ना, इसका यूनिट क्या होगा वोल्ट होगा क्योंकि ईएमएफ है, ठीक है। इधर देखो इसी कुछ कंडीशंस होती हैं, ये माइनस मत समझ लेना गाइस, ये बन है डन। बी ओमेगा एल स्क्वायर बी एल स्क्वायर ओमेगा वट एवर यू लाइक, जो तुम्हें कहना हो, ठीक है। अब आपको पता है सर यहाँ से क्या ओमेगा इज इक्वल कितना होता है 2 पाई एफ है ना, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू, जब यहाँ पर 2 पाई एफ रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बी पाई एफ एल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं समझे। या और अच्छे से लिखना चाहें तो बी एल स्क्वायर पाई एफ, समझ पाए बेटा जी। एफ को 1/t लिख सकते हैं ना, यहाँ से हम चाहें तो हम कह सकते हैं सर एफ इज इक्वल टू 1/t, चेंज कर दें इसको तो क्या होगा E इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर पाई अपॉन, समझ पाए। और भी कुछ बदल सकता है क्या, टाइम और वेलोसिटी में लेना चाहोगे इसको,
या ओमेगा में चेंज करो ना, ओमेगा को लीनियर वेलोसिटी चेंज कर दो, है ना। जैसे b इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, आर रेडियस होती है, यहाँ पर रेडियस कितनी है एल, तो b इज इक्वल टू एल ओमेगा हो जाएगा। इसमें रखो, यहाँ से सिंस 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 b इज इक्वल टू एल ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालो, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा b बाई एल। ये उठा के इसमें रखो जरा, जब इसको यहाँ पर रखोगे तो बहुत ध्यान समझना, ओमेगा की जगह v बाई एल रखोगे तो एक एल से एक एल कट जाएगा, क्या आएगा 1/2 b ओमेगा एल, सॉरी बी वी एल, बी वी एल, समझ पाए। इसका यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट ही रहेगा भैया, बस फॉर्मूला ही तो चेंज कर रहे हैं ना, है तो वही चीज़। समझ में आया सारा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। तो लाइन क्यों छोड़ रही हो, आ जाएगा इतने, अच्छा चल। सॉरी, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करते चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखो अभी जो हमने करवाया था वो भी चुंबकीय क्षेत्र में था, अभी भी जो करवा रहे हैं इसके बाद वाला वो भी चुंबकीय क्षेत्र में, वो भी चालक था ये भी चालक है, फर्क बस इतना है कि वो एक वृत्तीय पथ पर गति कर रही थी और ये रेखीय वेग से गति करेगा, v वेग से सीधा सीधा गति करेगा, है ना। तो इसके पहले थोड़ी सी कहानी है वो सुन लो जरा, तुम्हें समझ में आ जाएगी शायद, बहुत ध्यान सुना। जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति करता है तो उसके अंदर उपस्थित धनावेशित परमाणु व मुक्त इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत गति करते हैं। ये हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसमें फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स काम करता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर होता है, याद आया, लेफ्ट हैंड वाला, है ना। और धन आवेशित परमाणु पर बल ऊपर की तरफ काम करता है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल नीचे की तरफ काम करता है ना। सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हुए निचले सिरे पर जमा हो जाते हैं, जिसके कारण इसका एक सिरा ऋणावेशित हो जाता है और एक सिरा धनावेशित हो जाता है, जिसके कारण चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक तरफ सारा पॉजिटिव चार्ज चला गया और एक तरफ सारा, तो अब उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी, है ना। जिसकी दिशा पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर होती है और अब आवेशों पर एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है। क्या करेगा, एक वैद्युत बल कार्य करने लगेगा साम्य अवस्था। और वैद्युत बल के साथ भाई मैग्नेटिक फील्ड में तो चुंबकीय बल भी तो काम करेगा, है ना। साम्य की स्थिति में क्या होता है कि ये दोनों बल आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, है ना। चलो बस इसी को हमें डेरिवेट करना है। फोर्स निकाला है, ईएमएफ, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रॉड और कंडक्टर मूविंग विथ वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v। ठीक है, फिर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ बना लो। एक रॉड ले लो कोई, ये ले लिया हमने एक रॉड, ठीक है। अब ये रॉड इसमें इधर की तरफ गति करेगी, इधर की हो जा रही है चुंबकीय क्षेत्र के, तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होंगे। सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर चले जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इधर चले जाएंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे।
तो ऊपर पहुंच गया हमारा सारा पॉजिटिव चार्ज इस छड़ पर, और नीचे पहुंच गया सारा का सारा, जिसकी वजह इसके अंतर्गत अब क्या आ गई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। क्या आ गई है? जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होगी ना। ये है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, समझिए। इसकी लेंथ एल है, लेंथ कितनी है इसकी? एल है। डन। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स या फिर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, उन पर एक फोर्स काम करेगा। क्या काम करेगा? फोर्स, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? एक दूसरे के अपोजिट। दो फोर्स काम करेंगे ना, एक मैग्नेटिक फोर्स क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में, दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ना, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या है? इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा वो नीचे की तरफ काम करेगा। पूछो कैसे? पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा ना, मैग्नेटिक फोर्स किधर खींचेगा इसको? नहीं समझे? पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर है ना, फोर्स किधर लगेगा? नहीं समझे भैया? समझा? राइट हैंड पाम रूल, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर, गति की दिशा इधर, मतलब करंट इधर जा रही है ना, तो फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव पे। नेगेटिव चार्ज होगा तो नहीं समझे? डन। हाँ, इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर लेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, एफ मैग्नेटिक, और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर? सॉरी, ऊपर इलेक्ट्रिक ऊपर लगेगा ना, नेगेटिव रिपेल करेगा ना ऊपर, और मैग्नेटिक वाला नीचे लगेगा। नहीं समझे? जब साम्य की स्थिति होती है, कब? साम्य की स्थिति, एट इक्विलिब्रियम, एट जब इक्विलिब्रियम होता है तो इस चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होता है मैग्नेटिक फोर्स के। हाँ बोलो। इक्विलिब्रियम पे मतलब जब इस चार्ज पे बल नियत होगा तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर होगा किसके? इलेक्ट्रिक फोर्स के। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। अगर टोटल चार्ज वहां पर कितना था? क्यू था, एम का क्यू वी बी साइन थीटा होता है, साइन थीटा 90 हो जाएगा, 90 का मान 1। समझ गए ना? अच्छा, क्यू से क्यू कट जाएगा ना, तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया? वी बी आया ना, ये वेलोसिटी है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सर, ई इज इक्वल टू वी बाई एल। क्या पढ़ा होगा? ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल। एल एल इसकी लंबाई अगर एल है, इस कंडक्टर की लेंथ अगर एल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ई है, तो इसके एंड पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसका फॉर्मूला कितना होगा? ई इज इक्वल टू वी बाई, या वी इज इक्वल टू ई इंटू एल। नहीं समझे? इसकी जगह पर इसको रखो, कितना हो जाएगा? वी अपॉन एल इज इक्वल टू वी। देखो ये पोटेंशियल वाला भी है और ये वेलोसिटी वाला भी है ना, ये उधर जाएगा, क्या मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो v इज इक्वल टू बी वी एल हुआ। यही पोटेंशियल क्या कहलाएगा? ईएमएफ। क्या कहलाएगा? हम पूरे कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं ना, तो ये पोटेंशियल क्या बन जाएगा? ईएमएफ। ई इज इक्वल टू बी वी। नहीं समझा? नोट कर ले, एक बार और समझा देते हैं। नोट कर लिया? EMF induced in a rod or conductor moving with velocity v in लाइट कम होगी ना, अचानक से धूप कम हो गई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करते चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, अंग्रेजी में ये बोलेंगे। मान लेते हैं L लंबाई का कोई कंडक्टर था, तल के लंबवत अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र में बाएं से दाएं की तरफ गतिमान कर रहा था v वेग से। हम जानते हैं जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर या फिर आवेशों पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसकी दिशा राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात की जा सकती है, राइट हैंड पाम रूल से ज्ञात करी जा सकती है। समझिए नहीं समझिए? इसका नियम लगा के हमने जाना कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा सबका सब कहाँ पहुँच जाएगा, और नेगेटिव सब कहाँ पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से इस एल लंबाई के चालक के सिरों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक चुंबकीय
विद्युत क्षेत्र हाँ, जिसकी दिशा प्लस से माइनस माइनस की तरफ होगी। आगे बात सुनिए, अब इनके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर दो प्रकार के बल काम कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहे होंगे। ठीक है, साम्य की स्थिति जब होगी तो यह इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है E इंटू क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी। साइन थीटा। अगर कोई क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर मोशन कर रहा होता है तो फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा होता है। लॉरेंस फोर्स थीटा 90 है ना हाँ, भाई, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्यों रहे, थीटा कितना हो गया? 90। साइन 90 का मान खत्म। क्यू से क्यू कटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया वी इंटू बी, ये वेलोसिटी। ई का फॉर्मूला ई इज इक्वल टू वी बाई एल होगा। हाँ, आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था इसका, डी ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी बाई डी एक्स। ये किसका फॉर्मूला है? विभव प्रवणता, शाबाश। किसका फॉर्मूला है ये? विभव प्रवणता का फॉर्मूला है। वहां से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज और नीचे एक्स, एक्स क्या थी? लेंथ थी ना, डिस्प्लेसमेंट थी ना। तो वही, अगर बीच की लंबाई कितनी है? एल मान ली, इसकी लेंथ कितनी है? लिख लो, हमने लिखा नहीं, इसकी लंबाई है एल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो पोटेंशियल कितना बनेगा? ई इंटू एल बनेगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाई एल होगा। रख दिया, एल डिवाइड बाय मल्टीप्लाई में आ गया। और यही पोटेंशियल, चूंकि हम एक ही सर्किट है भाई, पोटेंशियल क्या होता है? सर्किट के बीच क्या होता है ना, दो टर्मिनल्स के बीच क्या होता है? ईएमएफ क्या होता है? पूरे सर्किट का होता है। यहाँ पर इतना ही बड़ा सर्किट है तो यही वोल्टेज क्या बन जाएगा? आएगा समझ में? तो वी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू कितना हो गया? बी वी एल। बवाल हो गया। इसका यूनिट क्या होगा? ईएमएफ। डन। अब अगर करंट निकालिए, भी देख लो जरा, स्पेशल केस। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर है। कितना है? तो करंट कितनी आएगी? आई इज इक्वल टू ई बाई, ई का फॉर्मूला कितना है? बी बी एल बाई, नहीं समझो? हाँ, तो फॉर्मूला नोट कर लेना इसको।